अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं द विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो देखेंगे करंट अफेयर का ही टॉपिक देखेंगे। ग्लोबल साउथ रिजिस्ट प्रेशर टू साइड विद वेस्ट अगेंस्ट रशिया। हमने देखा है कि जो देयर आर थ्री डोमेन्स या तीन दुनियाएं हैं इस दुनिया के अंदर। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वो होती है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो। जो सेकंड वर्ल्ड होती है वो धीरे कुछ कुछ कम होती है। और जो थर्ड वर्ल्ड है वो डेवलपिंग नेशंस होती हैं। मतलब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो कोर नेशंस होती हैं। ये हम आईआर का कंसेप्ट है। उसके बाद जी कुछ जो सेकंड वर्ल्ड है वो सेंटर ऑफ द सेंटर, या जो मतलब कि ना दरमियान में होती हैं, ना डेवलपिंग होती हैं और ना फुली डेवलप्ड होती हैं। उनको हम सेकंड वर्ल्ड कहते हैं। और जो थर्ड वर्ल्ड है वो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड आती है उसमें यूएस, यूके और इस तरह की जो मेजर पावर्स हैं वो आती हैं। जो सेकंड वर्ल्ड है उसके अंदर आप समझ लें रशिया, चाइना, उसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर वो आ जाती हैं, साउथ कोरिया आ जाते हैं। जो थर्ड वर्ल्ड है उसके अंदर जो डेवलपिंग नेशंस हैं, पाकिस्तान, इंडिया और उसके अलावा बांग्लादेश, मतलब कि ये इस तरह की जो नेशंस हैं वो आ जाती हैं। अब मसला ये है कि पहले तो सिर्फ इंडिया और चाइना रजिस्ट कर रहे थे अगेंस्ट फॉर द अगेंस्ट वेस्ट ओवर द इशू ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन अब कुछ यूं हो रहा है कि और भी बहुत सी नेशंस हैं जो कि सामने आई हैं, जो कि वेस्ट को रजिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो आज हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वेस्ट की जो क्रेडिबिलिटी है इन द ग्लोबल साउथ वो कम होती हुई नजर आ रही है। द ग्लोबल साउथ, ये एक आर्टिकल भी है, द ग्लोबल साउथ रिफ्यूजेस प्रेशर टू साइड विद द वेस्ट ऑन रशिया। अब असल मसला ये है कि जो भी फोरम होता है ना उसके ऊपर जो वेस्ट है वो मैक्सिमम कोशिश ये करता है टू कंडेम रशिया ओवर द रशिया यूक्रेन वॉर। अब सारे कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम नहीं होते, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नाइदर परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो अब बहुत से ऐसी नेशंस हैं लाइक इंडिया या लाइक चाइना, उन उन सब के जो इंटरेस्ट हैं वो वेस्ट के साथ मैच नहीं करते। तो जब इंटरेस्ट मैच नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ पर कंफ्लिक्ट ऑफ क्लैशेज या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो फिर नेशंस जो होती हैं वो सोवरन है, तो वो अपने जो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं उनको परसू करने के लिए कोशिश करती हैं। अभी ग्लोबल साउथ के अंदर वही सीन स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, अभी पिछले दिनों G20 के जो इंडिया के अंदर ना फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। वहां पर ना जो वेस्ट था उसने बहुत कोशिश की है कि किसी तरीके से रशिया को कंडेम किया जाए। ठीक है, लेकिन वहां पर इंडिया क्योंकि चेयर कर रहा था उस मीटिंग को, तो उसने वहां पर उसकी बात नहीं होने दी। ठीक है, एट G20 मीटिंग ये बंगलुरु इंडिया के अंदर हुई है, तो उसके ऊपर ना जो वेस्ट था उसने बहुत कोशिश की है टू कंडेम। G group of 20 countries must condemn Russia for its invasion of Ukraine, and they must adhere US sanctions against Russia. ठीक है, India, the chair of G20, was not willing to conform to the US agenda. Indian officials said the G20 is not a political meeting but a gathering a discuss to economic issues। मतलब कि वो एक फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग की थी। तो उन्होंने जो एजेंडा उठाया वो ये है कि हम यहाँ पर जो इशू डिस्कस करने के लिए बैठे हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ना कि पॉलिटिकल इश्यूज। सो हमें वॉर के ऊपर डिस्कस ना करके हमें और जो इश्यूज हैं, जो क्राइसिस हैं, जो चैलेंजेस हैं, हमें उनको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है। इसी तरह जो लास्ट ईयर इंडोनेशिया के अंदर जो G20 की मीटिंग हुई थी उसको मैंने अपनी वीडियोस के ऊपर मैंने उसको मेंशन भी किया था कि किस तरीके से दुनिया ने कोशिश की थी, द वेस्ट ने कोशिश की थी कि रशिया को वहां पर भी आइसोलेट किया जाए। लेकिन जो G20 कंट्रीज हैं जिनके अंदर ब्राजील, जो ग्लोबल साउथ है, लार्जेस्ट डेवलपिंग जो नेशन है, ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, they are unwilling to budge from their practice view that isolation of Russia is endangering the world। मतलब कि वो ना वेस्ट के इस नोशन के साथ वो नहीं जाना चाह रहे। ठीक है, अब ये किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि उनकी मैक्सिमम जो कोशिश है वो ये है कि हम सबको साथ लेके चलें। हम जो एक ग्लोबल पुश है, ये G20 के अंदर ज़्यादातर डेवलपिंग नेशंस भी हैं और G7 है जो कि डेवलप्ड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो G20 के जितने भी मेजर उसके अंदर कंट्रीज हैं लाइक ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट के इस एजेंडे को फॉलो ना किया जाए।
ठीक है। अब लास्ट टाइम इंडोनेशिया के अंदर हुई, उन्होंने भी रिजेक्ट किया, उन्होंने आइसोलेट करने की कोशिश नहीं की। सिमिलरली अब इस साल 2023 के अंदर इंडिया के अंदर है, और इंडिया इज अनविलिंग टू गो विद द वेस्ट। सिमिलरली जो नेक्स्ट 2024 के अंदर होनी है वो ब्राजील में होनी है, 2025 की जो होनी है वो साउथ अफ्रीका के अंदर होनी है। को आने आने वाले कुछ अरसे के अंदर जो G20 नेशंस हैं एट लीस्ट, वो completely will not be going with the West over their agenda against Russia Ukraine war। ठीक है। वेस्ट इज लूजिंग इस क्रेडिबिलिटी ऑन फर्स्ट डे ऑफ म्यूनिच। ये पिछले दिनों एक म्यूनिच कॉन्फ्रेंस हुई है, वो जो सिक्योरिटी के ऊपर ही थी। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन थे सेड ही वाज शॉक्ड बाय द लो बाय हाउ मच क्रेडिबिलिटी वी वर लूजिंग इन अ ग्लोबल साउथ। द वी इन द मैक्रोन स्टेटमेंट वाज द वेस्टर्न स्टेट्स लेड बाय द यूएस। मतलब कि ये उनकी अपनी एक स्टेटमेंट है। इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर लूजिंग आवर क्रेडिबिलिटी इन ग्लोबल साउथ। वो कैसे, उनको कैसे ये फील हुआ है, व्हाट आर द एविडेंस फॉर दिस लॉस ऑफ जो क्रेडिबिलिटी है। उसके अंदर आप अगर ये देख, ओके जी, क्या इसका एविडेंस क्या है कि जो वेस्ट है वो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज कर रहा है। उसमें अगर आप देखें तो मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल एविडेंसेस हैं। पहला, इंडोनेशिया के G20 की जो मीटिंग थी उसके ऊपर रशिया को उस तरीके से कंडेम नहीं किया गया, और रशिया अभी तक आइसोलेट उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। दूसरा, अभी G20 की जो ये 2-3 दिन पहले जो बेंगलुरु के अंदर एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से द वेस्ट जो के वेस्ट है उसको एक मुंह की खानी पड़ी है। अगर आप UN जनरल असेंबली की मल्टीपल रेजोल्यूशंस देखें, उसके अंदर भी जो ग्लोबल साउथ की बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि नहीं चाहती कि वो रशिया यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट जाके वो उसको उसमें पार्टिसिपेट करें, इसलिए ना बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट ही नहीं करती। सिमिलरली जो ये बहुत सी ऐसी स्टेट्स ऐसी नहीं है जो कि एंटी वेस्ट हैं, बहुत सी ऐसी भी हैं जो कि वेस्ट की पार्टनर्स हैं, लाइक इंडिया, लाइक ब्राजील। मतलब कि बहुत सी ऐसी नेशंस हैं जिनके उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो आइसोलेट करने के ऊपर रजामंद नहीं है रशिया को। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जो हो रही है ये क्यों हो रही है, ऐसी क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ग्लोबल साउथ जिसके ऊपर रशिया, सॉरी, जो यूएस है या वेस्ट है, वो काफ़ी अरसे से वो उनके ऊपर अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे, वो क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं। अब इनके ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं बिहाइंड। पहला, फेड अप विद द पुश अराउंड बाय द वेस्ट। मतलब कि हर छोटी सी छोटी बात में जब वो आए और वो अमेरिका बहादुर आता है, वो आके कहता है भाई आपने इस तरह नहीं करना, और वो उसी तरह करने लग जाते हैं। अब वो फेड अप आ चुके हैं, एक एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अब वो जो लिमिट है वो ग्लोबल साउथ तकरीबन उस लिमिट पे पहुंच चुका है। एक हर चीज़ की एक पीक होती है ना, हम उस पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं तकरीबन। और दूसरा क्या है जी, देसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन अ रिलेशनशिप विद रशिया। मतलब कि उनको बहुत सी ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो रशिया से मिलती हुई नजर आती हैं। लाइक आप एनर्जी सेक्टर में देख रहे हैं, आप पाकिस्तान देख रहा है, इंडिया देख रहा है, चाइना देख रहा है, और भी बहुत सी ऐसी नेशंस हैं जो देख रही हैं। सिमिलरली, इंक्रीजिंग कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका हैव अवॉइडेड द प्रेशर कमिंग फ्रॉम द वाशिंगटन टू ब्रेक टाइज विद रशिया। अब बहुत से ऐसे हैं जो उस प्रेशर को उनसे उससे बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो मतलब कि वो जिस तरीके से वाशिंगटन कहता है कि आपने रशिया के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको तोड़ देने हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, उसको सस्टेन कर रहे हैं उस प्रेशर को, और उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर चौथी रीजन वही आ जाती है, नाइदर परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। बहुत से ऐसे नेशंस हैं जिनके उसके साथ, रशिया के साथ क्लोज रिलेशंस हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, जिसकी बेस पे वो अब ग्लोबल साउथ, वो जो वेस्ट है, उनके एजेंडा को रिजिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो एक इम्पीरियल माइंडसेट ऑफ द वेस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल साउथ है उसको एक ट्रिगर कर रहा है कि अब हमें भी अपनी कोई सेल्फ एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। अभी पिछले दिनों एक जोसेफ बोरेल जो कि EU के हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स, उनकी एक स्टेटमेंट थी, आप ये देखें, यूरोप इज अ गार्डन, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ जंगल। आप यहाँ से ही अंदाजा कर लें कि वो ये यूरोपियन जो हैं वो किस तरह एक रेशियस माइंडसेट के लोग हैं, वो अपने आप को किस तरह का समझते हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड जो दुनिया है उसको किस तरीके से समझते हैं। और फिर वो सो कॉल्ड अपने जो एक एजेंडा है ह्यूमन राइट्स का और अच्छा बनने की भी बहुत ज़्यादा वो कोशिश करते हैं। एंड द जंगल कुड इन्वेड द गार्डन, यूरोपियंस हैव टू मच मोर इंगेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल इन्वेड अस। ठीक है। मतलब कि उनकी ये जो स्टेटमेंट है ये भी बड़े एक कंट्रोवर्शियल से रिमार्क्स हैं, जिसका ग्लोबल साउथ ने बहुत ही कड़े अल्फाज में इसको कंडेम भी किया।
अब जो ब्राजील था उसने, अब ये कुछ मैं ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसके जो के स्टेटमेंट्स हैं, जो कि नज़र आती हुई नज़र जो कि बता रही हैं प्रॉपर, जो कि एक जिस तरह कहते हैं कि रिवील करती हैं कि किस तरीके से जो ग्लोबल साउथ है वो वेस्ट के अगेंस्ट जाता हुआ नजर आ रहा है। ब्राजील के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि बिल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए सोल्यूशन, वी कैन नॉट कीप ऑन टॉकिंग ओनली ऑफ द वॉर। ठीक है। उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि दैट द वेस्ट हैज ब्लॉक्ड द नेगोशिएशंस एवर सिंस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंटरिम डील बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन अरोज इन मार्च 2022। उन्होंने कहा था कि 2022 मार्च 2022 के अंदर रशिया और यूक्रेन एक डील के ऊपर पहुंचने ही वाले थे कि वेस्ट ने उसको ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद दोबारा निगोशिएशंस की कोई बात ही नहीं स्टार्ट होने दे रहे। तो ये वेस्ट है जो कि रोक रहा है इस रशिया और यूक्रेन वॉर को। उन्होंने कहा है कि बिल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशंस, मतलब के सॉल्यूशंस को जनरेट करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ प्रोलॉन्गिंग वॉर। इसी तरह जो कोलंबिया के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा है कि वी डोंट वांट टू गो ऑन डिस्कसिंग हु विल बी द विनर और द लूजर ऑफ वॉर, वी आर ऑल लूजर्स एंड इन द एंड इट इज ह्यूमन काइंड दैट लूजेस एवरीथिंग। ठीक है। इसे भी समझ आ रही है आपको कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि एक जो ह्यूमन काइंड जिस तरीके से हम सफ़र कर रहे हैं हम इसको रोक दें। सिमिलरली जो नमीबिया है उनके भी जो मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट वाज द मेड बाय द नमीबियन प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि वी आर प्रमोटिंग a peaceful resolution of that conflict so that the entire world and the all resources of the world can be focused on improving the conditions of the people around the world instead of being spent on acquiring weapons, killing people, and actually creating hostilities. Our focus is on resolving the problem, not on shifting blame. मतलब कि वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सॉल्यूशंस के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख लें कि दुनिया के अंदर जितने भी नेशंस हैं, खास तौर पे जो मेजर नेशंस हैं जो कि यूरोपियन हैं, जिनको ये चाहिए था कि इस वॉर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये कहते हैं कि हम दुनिया के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी के दावेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, जिस तरीके से अमेरिका एक ग्लोबल पुलिसमैन बनने की कोशिश करता है, तो उसको चाहिए ना इस वॉर को रोक दे। वो अपना जो वो असला है उसको देना बंद कर दे, वो वहां पर जाके बैठ के निगोशिएशंस करवाए, वो वहां पर डील्स करवाए। वो फलस्तीन के अंदर तो डील्स करवाता जा रहा है, वो इधर कश्मीर के लिए भी हमें भी कहता है कि आप बैठ के डिस्कस करें, आप बात करें। तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर वो क्यों नहीं डिस्कस करते? ठीक है। तो ये एक मुनाफकतपन है इन द यूएसए, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अगर फर्दर हम जो फर्दर देखें तो अगर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करें तो जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं बहुत से, उन्होंने मल्टीपल रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। एक ब्लैक रॉक इनकी एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर इन्होंने कहा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड विद अ कंपीटिंग ब्लॉक्स, मतलब कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां पर अगेन वो जो एक ब्लॉक्स की और एक कंपीटिंग ब्लॉक्स, मतलब कि बहुत से ऐसे ब्लॉक्स बनेंगे जो आपस में compete कर रहे होंगे। सिमिलरली एक क्रेडिट स्विस इनके मुताबिक द ग्लोबल वेस्ट, western developed countries and allies has drifted away from the global east, China, Russia and allies in terms of core and strategic interest। मतलब कि जो वेस्ट है, यूएस एंड यूके जो लेड ब्लॉक है वो, और रशिया, चाइना एंड इट्स एलाइज, ये दोनों अगेन उनके जो इंटरेस्ट हैं वो एक कंफ्लिक्ट में हैं। वाइल द ग्लोबल साउथ, जो कि ग्लोबल साउथ है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इज रीऑर्गेनाइजिंग टू पुrsue इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। आप इसके अंदर पाकिस्तान को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है टू कीप द बैलेंस बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड टू कीप द बैलेंस बिटवीन द रशिया एंड यूएसए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से एक न्यूट्रल और एक अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं हम उनको पुrsue करने की कोशिश करें। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ से अब आवाज़ें उठने लगी हैं अगेंस्ट द वेस्ट। तो एक नए ईरे की शुरुआत है जिसके अंदर अगेन विल बी लुकिंग एक एन ईरा ऑफ अनसर्टेनिटी, और किस तरीके से ये नए ब्लॉक्स बनते हैं, किस तरीके से वो ग्लोबल जो साउथ है वो ग्लोबल वेस्ट को, या ग्लोबल जो एक फर्स्ट वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड, किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड के सामने खड़ी होती है। ये इट विल बी लुकिंग इन द टाइम, हम फ्यूचर में ही देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऊंट किस करवट बैठता है।
फॉर द टाइम बीइंग जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं और आप करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या और भी इंटरनेशनल रिलेशंस के जो लेक्चर्स हैं वो देखना चाहते हैं, तो आप मेरी जो मुख्तलिफ़ किस्म की आईआर के ऊपर सीरीज़ बन चुकी है एक पूरी, पेपर वन तकरीबन में कंप्लीट होने ही वाला है, वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा जो सी एस एस पी एम एस की जो टिप्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। सी एस एस के इंग्लिश ऐसे के मैं प्रॉपर एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, 10-10 15-15 मिनट की लेक्चर्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। आप काफ़ी अपना जो इंग्लिश ऐसे है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।